हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। कल हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 ख़त्म कर दिया था एंड वन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखा था राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। द लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट क्या है कि इसने राइज ऑफ नेशनलिज्म में, मॉडर्न नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूट किया है। तो यही हमारा आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड कैसे यही राइज ऑफ नेशनलिज्म कल्मिनेट होता है इन द बर्थ ऑफ कांग्रेस। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, द बर्थ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये मॉडर्न नेशनलिज्म से हम क्या समझते हैं। पहली बात तो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया वाज अ लेट 19th सेंचुरी फिनोमिना, पोस्ट 1857 फिनोमिना। 1857 के बाद ही क्यों मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज हुआ, उस केस में वापस याद करो हमारा लास्ट पॉइंट जो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा था कि 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने लिबरल रिफॉर्म्स बंद कर दिए, रादर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी थिंकिंग में कंजर्वेटिज्म सेट इन हो गया। उस कंजर्वेटिज्म से क्या हुआ, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना बंद कर दिया, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दिया, उन्होंने रेशियल सेग्रीगेशन, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले जब वो रिफॉर्म्स कर रहे थे, लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी है। वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस की तो वी आर लाइक मिडिल क्लासेस ऑफ इंडिया, दे वर अक्वाइंटेड विद द वेस्टर्न कंसेप्ट्स of liberty, equality, fraternity, justice, democracy, such like things. अब हमारे मिडिल क्लासेस, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस जो ब्रिटिश द्वारा रन की गई एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे थे, वो इन मॉडर्न आइडियाज़ के साथ कांटेक्ट में आ रहे थे, उन्हें नई नई चीज़ें पता लग रही थी। नाउ दे वांटेड कि जो चीज़ें वो अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी भी लग रही हैं, वो चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस भी की जाए। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश अलग ही प्लेन पे चले गए, भाई हमने नहीं तुम्हें कोई रिफॉर्म्स देने, हमने तुमसे अलग ही रहना है, तुम छोटे लोग हो, तुम इन्फीरियर लोग हो, हम सुपीरियर सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, तुम कभी भी हमारे बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थी, ये फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं कि हमें लाइक सिखाया कुछ और जा रहा है, हम अपने देश में अलग ही सिस्टम इनकाउंटर कर रहे हैं। इस डाइकोटमी से बर्थ होता है मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म का। ब्रिटिश कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यही हमने कल पढ़ा था। इट मेड द एम्पायर, सेम स्टेटमेंट मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया, इट मेड द एम्पायर वल्नरेबल एज इट डिनाइड द एस्पिरेशंस ऑफ द एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लासेस who could see the glaring contradictions between the professed ideals and the actual system of governance in India। तो यही बात मैंने आपको बताई कि सिस्टम वो लाइक जो एक्चुअल सिस्टम एग्जिस्ट करता था वो अलग ही प्लेन पे एग्जिस्ट करता था आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, जो चीज़ें उन्हें समझाई जा रही थी, या चीज़ें जो क्लेम की जा रही थी, जैसे क्वींस प्रोक्लेमेशन में भी क्वीन कहती है कि इंडियंस वुड बी ट्रीटेड एज द इक्वल सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन में। कहाँ, मतलब किसने ट्रीट किया, मतलब एक्चुअली ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती हो। एक्चुअली तो हमें लाइक बोर्ड्स दिखने को मिल रहे हैं, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। एक्चुअली तो हमें इंडियंस की नो एंट्री के बोर्ड नज़र आ रहे हैं कि मॉल रोड पे इंडियंस नहीं जाएंगे। तो रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट थी। थ्योरेटिकली जो क्लेम कर रहे थे कि इंडिया में हम कैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इससे एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लासेस फ्रस्ट्रेट हो रही थी, एंड इसी फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिश कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1857, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि किन पॉलिसीज़ में कैसे ये कंजर्वेटिव रिएक्शन सेट इन हुआ। कंटिन्यूइंग एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसगवर्नेंस। अच्छा जी, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई, पहली चीज़ जो ब्रिटिश ने की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली अपने हाथों में ले ली। ये कहते हैं कि इंडियंस को बोलते हैं कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से प्रॉब्लम थी, तो हमने वो रूल ही अबॉलिश कर दिया, अब हम आपकी सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या इस चेन से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस खत्म हो गई? वो तो उसी तरह से वैसे चल रही थी, वो तो अपना एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल भी चल रही है, रादर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आ गए, एक्सप्लॉयटेशन बाय फाइनेंस कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था
कि ब्रिटिश पब्लिक वॉज इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनीज हु एंड दोज कंपनीज वर वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में काम करके जितना भी प्रॉफिट है वो कौन लेके जाता था? ब्रिटेन में बनी हुई कंपनीज। तो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म से भी इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से भी इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो एक्सप्लॉइटेशन तो उसी तरह से ही चल रही थी। No say in the administration of their own country। रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज में भी हमने ये पढ़ा था कि इंडियंस हैड नो से इन द रनिंग ऑफ देयर ओन कंट्री, एंड उसी डिसकंटेंटमेंट का रिजल्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या उसके बाद ये चीज़ ठीक हो गई? अब तो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियंस को कह रहे हैं कि तुम इन्फीरियर हो, तुम्हारे साथ हम एसोसिएट ही नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ ने एजुकेटेड मिडिल क्लासेस को फ्रस्ट्रेट कर दिया कि पहले तो आप कहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें नए कंसेप्ट्स पता नहीं है, नई फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम फेमिलियर नहीं हैं, इसलिए आप हमें एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लेते थे। अब तो हम पढ़े लिखे भी हैं, हमें आपकी बात भी समझ आ रही है, हम ये जो न्यू आप कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिन लाइन्स पे आप सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हो, पहले हमें नहीं समझ आती थी, आज हमें वो भी समझ आ रही है कि जज का काम है जस्टिस डिस्पेंस करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर का काम है लॉज को बनाना। अब जब हमें ये चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो गई हैं, आप अभी भी हमें कोई रोल नहीं दे रहे हो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे जो लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, इट वॉज रन बाय दी ICS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह होते थे, उनका ऑफिस होता था, वहाँ इंडियंस की एंट्री का सिस्टमेटिक प्रोसीजर ही इस तरह से था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, किस तरह से कथनी और करनी में अंतर था या प्रैक्टिकल मुश्किलें क्या थी। हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने सर्विस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज एंड दी अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, हायर सिविल सर्विसेज एंड दी लोअर सिविल सर्विसेज, हाई पेइंग सिविल सर्विसेज एंड लो पेइंग सिविल सर्विसेज। एंड हाई पेइंग जो सिविल सर्विसेज थी, जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी, दे वर रिजर्व्ड ओनली फॉर यूरोपियंस, कि सिर्फ यूरोपियंस ही इस हायर सिविल सर्विस में आ सकते हैं। 1853 में हमने देखा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। थ्योरेटिकली बोल दिया गया कि जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करेगा, मेरिट में आएगा, उसे हम DC लगा देंगे। लेकिन अब इसकी फाइनल नुएंसेस, एग्जाम कहाँ होगा? सिर्फ लंदन में। एग्जाम देने की एज क्या है? 19 साल, 21 साल, मतलब 21 साल थी, उसे कम करके 19 साल कर दिया गया था। अब 19-21 साल के बच्चे तो उस टाइम में हमारे देश में बोलते हैं कि अब तो जवान हुआ, अब तो थोड़ा सा सीरियस होता है। वो एज लिमिट थी, हायर एज लिमिट थी कि 21 साल के बाद आप पेपर नहीं दे सकते, वो भी डिक्रीज करके 19 ईयर्स कर दी गई थी। तो कहाँ तो हमारे बच्चे compete कर सकते हैं, पेपर देना पड़ेगा लंदन जाके। अब मैटर यहाँ नहीं ख़त्म होता है। सिलेबस क्या है पेपर का? सिलेबस में है लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। अब हमारे तो पंजाबी में पेपर ले लो भी, हम शुक्र मनाते हैं कि हम अगर पास कर जाएंगे कि पढ़ना जिन चीज़ों से हम फेमिलियर हैं उनका अगर पेपर देना हो एंड वो वहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर लें तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। अब ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, यूरोपियन हिस्ट्री हम कहाँ से हमारे लोग उस टाइम पे पढ़ते, समझते और एग्ज़ाम में फिर टॉप भी करते। तो कहने को एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें इंडियंस के लिए इतनी इसमें प्रॉब्लम्स थी कि इंडियंस इसमें कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते थे। फिर भी जैसे तैसे करके कुछ इंडियंस ICS में सेलेक्ट हो रहे थे। जैसे आप नाम याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इनटू द इंडियन सिविल सर्विसेज, SN टैगोर। ठीक है जी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आया। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को ऑथराइज किया कि 6 से 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, एंड ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। गवर्नर जनरल ने क्या किया कि जी हम तो कंजर्वेटिव पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे, हम इंडिया के लिबरल लोगों के साथ, इंडिया की मिडिल क्लासेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। हमने 1857 में रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश का फ्रेंड कौन है इंडिया में? ब्रिटिश का फ्रेंड इंडिया में है अरिस्टोक्रेटिक क्लासेस।
हम एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के साथ अपनी फ्रेंडशिप निभाएंगे एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिठाएंगे। बिठा दिया उन्होंने महाराजा ऑफ पटियाला को, राजा ऑफ बनारस को, सर दिनकर राव को, जो कि सिंधिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन लोगों को तो वैसे ही इंडियन मासेस क्या सोचते थे, क्या समझते थे, क्या चाहते थे, उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। दे वर लाइक डिटैच्ड फ्रॉम द इंडियन मासेस। तो अगर यहाँ पर उन्होंने टोकन रिप्रेजेंटेशन दी भी है तो उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस रिप्रेजेंटेशन थी। इंडियन ओपिनियन के बारे में अभी भी ब्रिटिश को कुछ पता नहीं चल रहा था। इंडियन मिडिल क्लासेस या इंडियन लोअर क्लासेस अभी भी अपने आप को सिस्टम से डिटैच्ड ही समझती थी। एंड एज फार एज वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसर्न्ड, यहाँ तो अभी इंडियंस सपना भी ना देखें। इंडियंस सपने में भी सोच ना लें कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बन सकते हैं अभी। तो कंप्लीटली कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो तो चल ही रही है, रेशियल सेग्रीगेशन तो रादर और ज़्यादा एग्रावेट हो गई है इन द पोस्ट 1857 फेज। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, कि हमने रिवोल्ट का एक ड्रॉबैक देखा कि क्यों रिवोल्ट को हम नेशनल रिवोल्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि पंजाबीज, मद्रासीज, बंगालीज, तमिल, अपने केरलाइट्स, ये सारे अपने आप को डिस्टिंक्ट मानते थे, ये सारे अपने आप को लाइक यूनिक मानते थे एंड कभी भी अपने आप को एज इंडियंस नहीं देखते थे। बंगाल वालों को प्रॉब्लम थी कि हमें पंजाब सर्व करने के लिए फॉरेन अलायंस क्यों नहीं दिया जा रहा, हम तो प्रदेश में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमें फॉरेन अलायंस दिया जाए। तो ये तो इंडियंस की हालत थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस चीज़ को काउंटर किसने किया? काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने राइज ऑफ नेशनलिज्म को कंट्रीब्यूट किया। कुछ तो आयरॉनिकली ब्रिटिश की ही देन थी, जैसे कि पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। Ever since the death of Aurangzeb in 1707, Indians had never been united under a single administration. वो हमेशा डिसयूनाइटेड थे, रीजनल किंगडम्स में बटे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे एंड ब्लडी वॉर्स ऑफ लाइक टेरिटोरियल कंक्वेस्ट वर गोइंग ऑन बिटवीन डिफरेंट इंडियन पावर्स। ब्रिटिश ने आके क्या किया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बांध दिया। तो दिस political unity of India provided by the single British administration was ironically one of the factors that was responsible for rise of nationalism in India. फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब यहाँ भी हमने देखा कि ब्रिटिश ने ही कंट्रीब्यूट किया। लॉर्ड डलहौजी, जैसे एक स्टेटमेंट भी है मेंस के एग्जाम में कई बार आती होती है, आयरॉनिकली लॉर्ड डलहौजी वाज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन मैनी वेज। कमेंट। तो इस तरह के जैसे स्टेटमेंट्स हैं, क्या लाइक आप लिखोगे, क्या लाइक कैसे आप इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हो? लॉर्ड डलहौजी ने मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलप किए। रेलवे सबसे उनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को यूनाइट किया। ट्रेन पकड़ी, पहुंच गए लाहौर से सीधा मद्रास, ट्रेन पकड़ी सीधा पहुंच गए बॉम्बे से कलकत्ता। तो different जो Indians living in different parts of India, they started contacting each other, they started interacting with each other and उन्हें पता चला कि सब जगह सेम ही प्रॉब्लम्स हैं, सब जगह सेम ही वो अप्रेसिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग यूनाइट होकर इस सिस्टम को अपोज करेंगे। ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, स्पेशली द रेलवेज। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और भी था हमारे सिस्टम में। और नाउ अ पंजाबी वुड स्पीक ओनली इन पंजाबी, अ पर्सन फ्रॉम मद्रास वुड स्पीक ओनली इन तमिल, अ पर्सन फ्रॉम कलकत्ता वुड स्पीक ओनली इन बंगाली। तो सबकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस थी। एंड कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में आप सबको पता ही है, द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लॉर्ड मकॉले को प्रणाम करते हैं हम, एंड उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस कर दी। तो थैंक्स टू लॉर्ड मकॉले पंजाबी भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है, अ पर्सन फ्रॉम पंजाब। बंगाली भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है, अ पर्सन फ्रॉम मद्रास भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है, अ पर्सन फ्रॉम बॉम्बे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है। अब जब वो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं एंड इकट्ठे जा रहे हैं,
साथ की सीट पे बैठे हुए उनकी आपस में बातचीत हो सकती है, वार्तालाप हो सकती है। एंड अगर वो बातचीत करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे कॉमन ग्रीवेंसेस हैं। तो यहाँ पे आता है रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज ने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी को एक दूसरे के प्रॉब्लम्स समझाने का, ग्रीवेंसेस समझाने का काम किया एंड उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हाँ, कि अब हम यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो हमारी डिमांड सरकार के सामने रखे। उसी का कल्मिनेशन था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लॉर्ड मकॉले ने 1835 में, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आता रहेगा बार बार, 1835 में वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस किया था। फिर करिकुलम में वही जो मैं आपको हमेशा से बात बता रहा हूँ कि सिलेबस में तो हमारे मॉडर्न कंसेप्ट तुमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। लिबर्टी की बातें हो रही हैं, इंडिया में बहुत लिबर्टी है, जिसका दिल चाहे जो मर्जी वो लिख सकता है, जिसका दिल चाहे वो जो मर्जी जॉब कर सकता है, जहाँ मर्जी जा सकता है, बहुत लिबर्टी है इंडिया में। कोई पोर्शन ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता जहाँ पर लाइक उसकी एंट्री बैन ना हो। इक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती थी, ना ही कोई जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन थी, ना ही कोई अपॉइंटमेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन थी, ना ही कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी अगेंस्ट द इंडियंस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जस्टिस तो हम कल डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, परप्लेक्सिंग सा जस्टिस सिस्टम था, जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम था, इंडियंस उससे परेशान थे। डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है, इंडिया वॉज डेमोक्रेटिक बैक देन, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे इंडियंस बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नई सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, इससे मिडिल क्लासेस फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। तो इसी फ्रस्ट्रेशन से पैदा होता है मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। रोल ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस। अब ब्रिटिश इंडिया आए, प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पोर्चुगीज। पहले जब पोर्चुगीज इंडिया आए थे तो 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। हम वापस आते हैं हमारे नेशनलिस्ट प्रेस वाले मुद्दे पे एंड हाउ इट वाज रिलेटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। एक फैक्ट आप और याद रखना, जो पहला अखबार था, फर्स्ट न्यूज़पेपर था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स हिक्की ने पहला अखबार इंट्रोड्यूस किया था 1780 में, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे बंद करवा दिया था। फिर थोड़े थोड़े अखबार इंट्रोड्यूस होते रहे, कुछ गवर्नर जनरल्स फेवरेबली देखते थे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस को, कुछ गवर्नर जनरल्स उसे अपोज करते थे। तो कुछ लॉज इस तरह के इंट्रोड्यूस हुए जिन्होंने प्रेस को करप्ट करने की कोशिश की, कुछ लॉज इस तरह के इंट्रोड्यूस हुए जिन्होंने प्रेस को लिबरेट करने की कोशिश की। एक बंदे का आप नाम याद रखोगे यहाँ भी, बिफोर वी मूव टू दिस टॉपिक, एक जेम्स ऑगस्टस हिक्की का आप नाम याद रखोगे। इसने पहला अखबार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में जिसका नाम था बंगाल गैजेट 1780 में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे बंद करवा दिया था। फिर आप नाम याद रखोगे राजा राम मोहन रॉय का। ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस इन इंडिया। इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर जो नेशनलिस्ट प्रेस है वो राजा राम मोहन रॉय से स्टार्ट हुई। इनके सोशल रिफॉर्म्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए फादर ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस। इनके दो अखबार थे, मिरतुल अखबार जो कि पर्शियन लैंग्वेज में अखबार था, और संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में अखबार था। तो दो न्यूज़पेपर्स आप याद रखोगे, मिरतुल अखबार एंड संवाद कौमुदी। मिरतुल अखबार पर्शियन में एंड संवाद कौमुदी इट इज़ इन बंगाली। राजा राम मोहन रॉय। तीसरा जो आप नाम याद रखोगे यहाँ पे वो है चार्ल्स मेटकाल्फ का। ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस इन इंडिया। लिबरेटर ऑफ जनरल, नेशनलिस्ट इसमें से काट दो, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो एक नाम हो गया आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की, एक नाम हो गया आपका राजा राम मोहन रॉय, एक नाम हो गया आपका चार्ल्स मेटकाल्फ। ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। ये जो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, जब इनकी गवर्नर जनरलशिप के बाद ये कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए एक्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं 1835 में। तो जब ये एक्टिंग जो गवर्नर जनरल होते हैं कुछ महीनों के लिए, तो ये एक्ट पास करते हैं जो प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन सारी हटा देता है, इसलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया बोला जाता है। हिक्की, रॉय एंड मेटकाल्फ।
व्हाट वाज द रोल ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस इन इंडिया? इनके रेगुलेशन के बाद काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स प्रोमिनेंस में आए जो कि इंडियंस का ओपिनियन सामने रख रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखे जा रहे थे ये अखबार एंड इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी लिखे जा रहे थे ये अखबार। इन अखबारों का कंट्रीब्यूशन क्या है, पर्टिकुलरली इन दी पोस्ट 1857 फेज, कि इन्होंने लोगों को एक मीडियम दिया अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का। अब काउंसिल में तो बैठ नहीं सकते, ना ही एग्जेक्टिव काउंसिल में, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडियंस है वो निकल सकती है थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर। सरकारी पॉलिसीज़ को ये क्रिटिसाइज कर सकती हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। एंड अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाएंगे ये अखबार तो डिफरेंट एरियाज़ के जो रीजनल लीडर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ अपने मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन एजेंडा पे अग्री कर सकते हैं। तो दिस वॉज द रोल ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस, बोथ इंग्लिश एज वेल एज वर्नाकुलर। लेकिन यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस वर्नाकुलर लैंग्वेज? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि रीजनल लीडर्स को ज्वाइन करने का काम करती है इंग्लिश प्रेस, एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम करती है इंग्लिश नेशनलिस्ट प्रेस। एक इंग्लिश कॉलोनियल प्रेस थी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार लिखती थी, एक इंग्लिश नेशनलिस्ट प्रेस थी जो इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार लिखती थी, छापती थी। ऑन दी अदर हैंड इज दी वर्नाकुलर प्रेस। इसके क्या, वर्नाकुलर मतलब लोकल, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, नेटिव लैंग्वेजेस हैं। वर्नाकुलर प्रेस के क्या बेनिफिट्स हैं कि आम लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो रीजनल लीडर्स हैं वो अपनी ओपिनियंस, अपने से के जो भी उनका एजेंडा होता है वो आम लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन और है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है इनमें, इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर तो मैं अंग्रेज़ी भाषा में अखबार चला रहा हूं, मेरे को पता है कि जो मैं लिखूंगा अखबार में वो गवर्नर जनरल के बंदे भी पढ़ रहे हैं, वो गवर्नर जनरल भी हो सकता है वो अखबार पढ़ ले, तो मैं ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। एंड अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करना भी है तो मुझे बहुत ही सोच समझ के शब्द लिखने पड़ेंगे, ब्रूटस की तरह एंड एंटनी की तरह, मतलब ब्रूटस की तरह नहीं, एंटनी की तरह बनना पड़ेगा शेक्सपियरियन प्ले में, जूलियस सीजर प्ले में, कि लफ्ज़ों को घुमा घुमा के मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। डायरेक्टली नहीं मैं बोल सकता कि गवर्नर जनरल ने ये कैसे कर दिया, फिर अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बोल दूँगा तो चुप के ले जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही सटल लैंग्वेज में, बहुत ही इनडायरेक्ट मैनर में सरकार को क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज में मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं जो चाहे लिख दूं, मतलब आई कैन रिलेटिवली मेरे पास फ्रीडम है कि मैं अपने ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नर जनरल डायरेक्टली तो ये अखबार उसे समझ नहीं आ रहा है। एंड अगर कोई उसे इंटरप्रेट भी करके दे रहा है तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एंड आई कैन गेट अवे विद वॉट एवर आई हैड रिटन। तो यहाँ पर रिलेटिवली ज़्यादा फ्रीडम थी। एंड इस बात से ब्रिटिश भी परेशान थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान थी कि यार अपने अखबारों में कुछ भी छापते रहते हैं, लोगों की फीलिंग्स को भड़काते रहते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन लेके आते हैं, वाइसरॉय लॉर्ड लिटन। इनके टाइम पे काफ़ी रिएक्शनरी स्टेप्स उठाए गए हैं, काफ़ी इलिबरल स्टेप्स उठाए गए हैं। इन्हीं स्टेप्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द स्टेप्स वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसने वर्नाकुलर प्रेस को कंट्रोल करने का काम किया। 1878 में ये प्रेस एक्ट लेके आते हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस के अखबारों को रिस्ट्रिक्ट करता है। कहता है कि जी पहले तो आप लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओगे, हैवी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी नीड्स टू बी डिपॉजिटेड अगर आप वर्नाकुलर प्रेस चलाना चाहते हो। फिर दूसरी बात, जो भी आप अपने अखबारों में छापोगे वो पहले उसकी एक इंग्लिश कॉपी एंड एक लोकल भाषा में उसकी एक कॉपी सरकार को सबमिट करवाओगे, पुलिस में देके आओगे, पुलिस स्टेशन देके आओगे। फिर पुलिस जब अप्रूव करेगी हाँ भाई तुमने अखबार में बिल्कुल सही रिपोर्ट छापी है, फिर तुम वो रिपोर्ट अपने अखबार में छाप सकते हो। ठीक है जी। एक तो सिक्योरिटी पहला इसका प्रोविजन था, दूसरा इसका प्रोविजन था कि प्री सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी कि छापने से पहले आप अप्रूव करवाओगे, अगर अप्रूव किया जाएगा फिर ही आप छाप सकते हो। एंड अगर तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो
कि हमें रिपोर्ट में अप्रूवल के लिए तुमने कुछ और ही भेज दिया एंड अखबार में तुमने कुछ और ही छाप दिया, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? पहले तो तुमने जो सिक्योरिटी दी हुई है वो जब्त कर ली जाएगी। दोबारा अगर तुम ऐसा ही कुछ करोगे तो तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस ही चुक के ले जाएंगे। ठीक है जी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 किसने पास किया? लॉर्ड लिटन ने। इसी तरह से आर्म्स एक्ट, मतलब इसका एक और बात क्या थी कि ये सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस के लिए ही था, ये इंग्लिश प्रेस को ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ना उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी थी एंड ना उनको ये वाली थी कि आपने पहले प्री सेंसरशिप होगी एंड अगर आपने अप्रूव किया तभी आप छाप सकते हो। इंग्लिश प्रेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एंड हमारे लोग भी थोड़े से जुगाड़ू थे, जैसे अमृता बाजार पत्रिका एक न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करता था बंगाल में, ये सरकार को बहुत क्रिटिसाइज करते थे भाई बंगाली भाषा में। इंडिगो रिबेलियन होता है 1859-60 के अराउंड बंगाल में, दबा के भयंकर सरकार को ये कर रहे हैं क्रिटिसाइज। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अमृता बाजार पत्रिका क्या करती है, अपने आप में रातों रात ही अपने आप को वर्नाकुलर से इंग्लिश अखबार में कन्वर्ट कर देती है कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे एंड हम कोई अप्रूवल नहीं लेंगे सरकार से, हम इंग्लिश भाषा में छाप देंगे। तो ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी सिर्फ वर्नाकुलर भाषाओं के ऊपर थी। इसी तरह का एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था आर्म्स एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन ने ही इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर लॉर्ड लिटन क्या कहते हैं? कहते हैं कि इंडियंस को लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो आर्म्स कैरी करना चाहते हैं। आज भी मतलब पंजाब में तो कितना ये सीरियस सा ही मुद्दा है कि एवरीबडी वांट्स एन आर्म लाइसेंस एंड कहाँ से मिलता है आर्म्स लाइसेंस? डीसी ऑफिस से। ये सिस्टम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 से। मतलब तब से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन चलते रहे हैं एंड आइडिया क्या है कि अगर इंडियंस आर्म्स कैरी करना चाहते हैं तो वो सरकार से पहले परमिशन लेंगे, सरकार से पहले लाइसेंस लेंगे, क्योंकि हमें इंडियंस के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये हथियारों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ऑन दी अदर हैंड यूरोपियंस के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बस ओवर द काउंटर जाएंगे, हथियार खरीद लेंगे। जैसे अमेरिका में आपको पता है आज की डेट में भी ओबामा ने अपने टाइम पे काफ़ी अपोज किया था कि अमेरिका में इतने लिबरल आर्म्स लॉज क्यों हैं। जैसे तोरी बिकती है वैसे उनके ग्लॉक बिकता है। तो दी आर्म्स आर अवेलेबल ओवर द काउंटर इन अमेरिका। तो यहाँ भी इंडिया के केस में भी, ब्रिटिश इंडिया के केस में, यूरोपियंस हैड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग आर्म्स, लेकिन इंडियंस दे वर सपोज टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था। इंडियंस कहते हैं कि ये क्या बात बनी, या तो आप सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो या सबके ऊपर हटा दो, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? फिर और इनके हिटेड स्टेप्स क्या थे? दिल्ली दरबार एंड दी पार्टिसिपेशन इन दी एंग्लो अफगान वॉर। दिल्ली दरबार ऑफ 1877, याद रखो काफ़ी सारे दिल्ली दरबार हुए हैं जो ब्रिटिश ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं इंडिया में, उनमें से दिल्ली दरबार फर्स्ट था। हमने 1857 में देखा था कि क्वीन विक्टोरिया बिकेम द सॉवरन ओवर इंडिया, कि इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट क्राउन रूल। क्राउन कौन था उस टाइम पे? क्वीन विक्टोरिया वाज द ब्रिटिश मोनार्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अभी भी वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ओवर इंडिया। यहाँ पर दिल्ली दरबार ऑफ 1877 की क्या खास बात है कि क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल अडॉप्ट किया। तो क्योंकि ये अनाउंसमेंट करनी थी, इसके लिए लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में बहुत एक शाही दरबार ऑर्गेनाइज करवाया, बहुत खर्चा किया, सारे जितने भी इंडियन प्रिंसेस वगैरह थे उनको इनवाइट किया, उनके खाने पीने का 4-5 दिन बढ़िया दिवाली का फंक्शन चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में फेमाइन आया हुआ था, साउथ इंडिया में फेमाइन आया हुआ था, लोग मरे जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है एंड दिल्ली में बेफालतू का एक ऑस्टेंटेशियस दरबार इन्होंने ऑर्गेनाइज करवा दिया। एंड ऐसा नहीं है कि क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल अडॉप्ट करना था, लोगों को अनाउंस करना था एंड वो खुद आई थी। भाई चिट्ठी भेज दी उसने तो कि आज से भाई मैं एम्प्रेस ऑफ इंडिया हूँ। पहले भी जब क्वीन्स प्रोक्लेमेशन हुई थी, ये थोड़ी है कि क्वीन विक्टोरिया ने आके अनाउंस किया, चिट्ठी भेज दी क्वीन ने। इतनी वेली थोड़ी है क्वीन की इंडिया आके अनाउंस करती फिरेगी छोटी छोटी बातें। उसने तो अपनी चिट्ठी भेज दी, वाइसरॉय ने चिट्ठी पढ़ दी भी, क्वीन की तरफ से मैसेज आया है। यहाँ भी यही हुआ, क्वीन ने खुद थोड़ी जाना था, उसने चिट्ठी भेज दी, लॉर्ड लिटन ने चिट्ठी पढ़ दी कि क्वीन का ये मैसेज आया, आज से क्वीन को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला जाएगा। तो लेकिन
इंडिया में फेमाइन आया हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड फालतू पैसों की वेस्टेज हो रही है। सिमिलर वॉज द केस विद द अफगान वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर होती है वो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे 1839 से 1842 के बीच में। वो वहाँ भी ब्रिटिश अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, जीत तो जाते हैं लेकिन काफ़ी रिवर्सेस का सामना करना पड़ता है उन्हें। नाउ दूसरी बार ये अफगानिस्तान में लड़ने जाते हैं 1878 से 1880 में। यहाँ भी सिमिलरली मतलब जीत तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं उनकी डेथ्स हो रही होती हैं। नॉट अ वेरी गुड वॉर फ्रॉम दी strategic point of view as well as from the economic point of view and consider the situation कि इंडिया में उस टाइम पे फेमाइन आया हुआ है, तो इंडियंस को लग रहा है कि यहाँ लोग मर रहे हैं एंड लॉर्ड लिटन को पड़ी हुई है कि मैं अफगानिस्तान जाके बेफालतू में एक वॉर लड़ लूँ, पैसा वेस्ट हो रहा है वॉर के ऊपर। तो इन सारे स्टेप्स की वजह से लॉर्ड लिटन का रिजीम बहुत ही रिएक्शनरी रिजीम माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इसी रिजीम को फिर अपोज करने के लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, काफ़ी सारे इंडियंस ने स्टेप्स लेने स्टार्ट किए, प्रेस में प्रोपेगेंडा हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑन दी अदर हैंड लॉर्ड लिटन के बाद जो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, इसको थोड़ा सा से के टोन डाउन करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाती है 1880 में। अफगानिस्तान वॉर के चक्कर में ब्रिटेन में पहले होती है कंजर्वेटिव सरकार, 1880 में अफगानिस्तान वॉर के चक्कर में ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाती है। तो अगली जो लिबरल सरकार आती है ब्रिटेन में, वो इंडिया में एक लिबरल वॉइसरॉय भेजती है कि भाई लॉर्ड लिटन ने इंडिया में बहुत नेगेटिव स्टेप्स लिए हैं, तू सिचुएशन को थोड़ा सा संभाल जाके, तू सिचुएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर, इंडियंस को थोड़ा सा पेसिफाई कर कि ब्रिटिश सरकार इतनी घटिया सरकार नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। तो अगला वाइसरॉय आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन वॉज अ रिएक्शनरी या कंजर्वेटिव वाइसरॉय, लॉर्ड रिपन वॉज अ लिबरल वाइसरॉय। ये आके कुछ पहले तो इमीडिएट स्टेप्स लेता है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को कैंसिल कर लेता है कि भाई मेरे प्रेडिसेसर ने इंट्रोड्यूस किया था, मैं समझता हूँ कि कोई समझदारी वाला काम नहीं था, तो आज से मैं ये एक्ट रिपील करता हूँ। आर्म्स एक्ट को रिपील कर देता है। तो इस तरह के ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन रिफॉर्म्स करता करता ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है। जो इसके रिफॉर्म ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की वो थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84 के टाइम पे। क्या है कि इल्बर्ट वॉज द लॉ मेंबर ऑफ रिपन। एग्जेक्टिव काउंसिल होती है, एग्जेक्टिव काउंसिल में लॉ मेंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इल्बर्ट वॉज द लॉ मेंबर ऑफ रिपन्स एग्जेक्टिव काउंसिल। ये एक लॉ इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल इंट्रोड्यूस करता है, बिल इंट्रोड्यूस करता है, जिसे हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। इस बिल में क्या था, ये बिल कहता है, ये बिल इंडियन जजेस को, इंडियन डिस्ट्रिक्ट जजेस को, इंडियन प्रेसिडेंसी जजेस को पावर देता है कि ये यूरोपियंस के केसेस को सुन सकते हैं, यूरोपियन के केसेस को ट्राई कर सकते हैं। मान लो इंडिया में किसी यूरोपियन ने किसी का मर्डर कर दिया। अब तक क्या था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी तक क्या था कि एक यूरोपियन का केस सिर्फ एक यूरोपियन जज ही सुनेगा, क्योंकि वही रेशियल सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी वाला कंसेप्ट था कि यूरोपियंस सुपीरियर हैं, इसलिए यूरोपियंस ही यूरोपियंस का केस सुन सकते हैं। ये इन्फीरियर इंडियंस यूरोपियंस का केस नहीं सुन सकते, ये बैकवर्ड इंडियंस यूरोपियंस का केस नहीं सुन सकते, चाहे ही उस इंडियन ने एग्ज़ाम क्लियर किया हो मुश्किल से, वो लाइक सारी क्वालिफिकेशंस उसके पास हों, उसने डिग्री की हो एंड देन जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई किया हो, देन वो जज लगाओ। इवन देन दिस पढ़ा लिखा इंडियन जज, वेल क्वालिफाइड इंडियन जज इज इन्फीरियर एज कम्पेयर टू अ यूरोपियन। एंड वो यूरोपियन जिसने शायद किसी का मर्डर किया है, शायद वो क्रिमिनल है, ये जज उस यूरोपियन का केस नहीं सुन सकता था। रिपन ने बोला यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है। तो या तो बंदा क्रिमिनल है, या बंदा जज है, या बंदा जज नहीं है। अगर वो वेल क्वालिफाइड है तभी तो वो जज लगा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, इंडियन जजेस के पास भी पावर है यूरोपियन क्रिमिनल्स को ट्राई करने की। ऐसा इल्बर्ट ने अपने बिल में बोला, रिपन ने इल्बर्ट बिल में बोला। यूरोपियंस को तो गुस्सा चढ़ गया, ब्रिटिश को, लाइक जो ब्रिटिश इन इंडिया थे वो तो क्वाइट ऑफेंड हो गए
कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, रिपन को पता नहीं है कि हम सुपीरियर रेस से बिलोंग करते हैं, इंडियंस इन्फीरियर रेस से बिलोंग करते हैं, कौन सी इक्वालिटी की बातें कर रहा है, इक्वालिटी है ही नहीं है, हम हैं ही सुपीरियर, ये हैं ही इन्फीरियर। तुम इंडियन जजेस को कैसे पावर देने की बात कर सकते हो, वो भी यूरोपियंस को ट्राई करने की। तो जितना ह्यू एंड क्राई मचा, जितना प्रेस में, अब अंग्रेज़ों की अपनी प्रेस चल रही थी, वो प्रेस में सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्वीन को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ब्रिटिश सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो लाइक ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन चल रहा होता है अगेंस्ट द इल्बर्ट बिल। सरकार के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है कि इल्बर्ट को, कि रिपन को अपना जो बिल था वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई क्या करना पड़ता है, उनकी डिमांड्स माननी ही पड़ती है टू अ वेरी सब्सटेंशियल एक्सटेंट। वो कहते हैं कि ट्राई करने की पावर तो है, लेकिन अगर डिसीजन से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है, एंड उस अपील में जो ज्यूरी बैठेगी उसमें हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी यूरोपियंस। जज ने फैसला सुनाया, जज के फैसले से अगर वो बंदा खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है। अपील में लाइक ज्यूरी बैठेगी, एंड उस ज्यूरी में हाफ ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी यूरोपियंस। तो जो एसेंशली जो उसका कोर था, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो डाइल्यूट हो गया कि इंडियंस वर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। चलो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला एस्पेक्ट है वो तो था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। इसने इंडियंस को एक लेसन सिखाया। क्या लेसन सिखाया? कि अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, अगर हमें सरकार के किसी स्टेप से प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमने जो यूरोपियंस की प्रोटेस्ट है उसे ऑब्जर्व किया। यूरोपियंस ने ये नहीं किया कि हथियार उठा लिए हैं, लाइक शीशे तोड़ दिए सरकारी बिल्डिंग्स के, बसों को आग लगा दी। नहीं, यूरोपियंस ने क्या किया, लाइक प्रेस में प्रोपेगेंडा चलाया। यूरोपियंस ने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बनाया, गवर्नमेंट को पिटीशंस भेजी, इंडियन गवर्नमेंट को भी भेजी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी भेजी, क्वीन को रिप्रेजेंटेशन भेजी। तो इस ऑर्गेनाइज्ड प्रेस से ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक इम्प्रेस हो जाती है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात मान लेती है। हालांकि उनकी डिमांड जेन्युइन नहीं थी, ब्रिटिश सरकार ने पॉजिटिव स्टेप उठाया था, लेकिन क्योंकि प्रोटेस्ट इतनी सक्सेसफुल थी, प्रोटेस्ट इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी, ब्रिटिश सरकार को पब्लिक ओपिनियन के सामने झुकना पड़ा, एंड उन्होंने बिल में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। इंडियंस कहते हैं हमें भी तो सरकार से प्रॉब्लम है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे भी थी, हमने क्या किया, हथियार उठा लिए, ऐसे लाइक वायलेंट रेवोल्यूशन करने की कोशिश की। ऑन दी अदर हैंड आज की डेट में, क्योंकि हमें पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के एक्सपीरियंस से हमें पता है कि ब्रिटिश सरकार के पास बहुत मिलिट्री पावर है, ब्रिटिश सरकार के पास बहुत इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। अगर हम कोई वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार अपने मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारी वायलेंट रेवोल्यूशन को सप्रेस कर देगी। रादर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये कंट्रोवर्सी से लेसन लेके ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए। हमें सरकार के ऊपर पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, लॉजिक का प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, एंड अगर हम लॉजिकली अपनी डिमांड सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार डेफिनेटली हमारी बात मान लेगी। ऐसा उस टाइम के पॉलिटिशियन सोचते हैं। तो इसी चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू द बर्थ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया। 1883 टाइम भी इंपॉर्टेंट है, 1883-84 की बात है, कंट्रोवर्सी चलती रही काफ़ी टाइम। 1885 में बर्थ ऑफ कांग्रेस हो गया। तो इस चीज़ ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इंडियंस की अप्रोच को डिसाइड करने के लिए हम किस तरह से ब्रिटिश को अपोज करेंगे। डिसकंटेंट तो था, लेकिन अब उस डिसकंटेंट को चैनलाइज कैसे करना है। डिसकंटेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे भी था, उन्होंने कैसे चैनलाइज किया, एंड यहाँ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने अपने डिसकंटेंट को किस तरह से चैनलाइज किया, उसके तरीके डिफरेंट थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो एज अ रिजल्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट सोसाइटीज़ बननी स्टार्ट हुई, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बननी स्टार्ट हुई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बननी स्टार्ट हुई।
आपकी शीट में भी दी हुई हैं, यहाँ मैंने कुछ लिखी हैं। रैंडम ये इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है मैच दी कॉलम टाइप्स या विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड, या इस तरह से फाउंडर कौन था। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर ने बनाई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। यहाँ साल दिए हुए हैं, प्लेस दी हुई है, आप शीट में पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये 3 एसोसिएशंस लेकिन आप डेफिनेटली याद रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा। मराठा लैंड में पूना सार्वजनिक सभा, आज की डेट में महाराष्ट्र में। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास महाजन सभा। तीनों प्रेसिडेंसी एरियाज में मॉडर्न पॉलिटिकल एसोसिएशंस का बर्थ हुआ। ये जो ऊपर वाली एसोसिएशंस हैं ये थोड़ी सी लाइक पुराने ख्यालों के लोगों द्वारा डोमिनेटेड थी। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, अब ये ज़मींदार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी। ये जो एसोसिएशंस हैं ये इंडियन मिडिल क्लासेस के इंटरेस्ट को, जो मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये वाली 3 एसोसिएशंस बनी थी। मतलब इनके बाकी भी थी इनमें से, लाइक धीरे धीरे वो भी कर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा। बंदों के नाम याद रख लेना भाई, S.H. चिपलूंकार, G.V. जोशी एंड M.G. रानडे। M.G. Ranade, very important personality in Indian history. He was the first Indian to be chosen as the judge of High Court. Bombay High Court के ये जज चूज हुए थे, first Indian to be chosen as a judge of High Court. Indian Association was formed by Surendra Nath Banerjee and Anand Mohan Bose. ये एसोसिएशन, अब इसका नाम देखो, इन्होंने कलकत्ता एसोसिएशन या बंगाल एसोसिएशन नहीं रखा, इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन ऑल इंडिया एस्पिरेशंस रखती थी, लेकिन ये बनी थी 1876 में। 1883 में इन्होंने एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करवाई कि सारे इंडियंस के सारे इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। ये एसोसिएशन क्योंकि इंडियंस को यूनाइट करने का काम कर रही थी, इसी दौरान क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हो गया 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस एंड इंडियन एसोसिएशन दोनों आपस में सेम ही, क्योंकि compete कर रहे थे, सेम ही उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अल्टीमेटली इंडियन एसोसिएशन वॉज अब्जॉर्ब्ड इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस। मद्रास महाजन सभा, S.R. मुदलियार एंड आनंद चार्लू, आपके जो हिंदू अखबार है, द हिंदू अखबार है, उसके जो फाउंडर्स एंड एडिटर्स थे G. सुब्रमण्यम अय्यर एंड V. राघवचारी, वो भी मद्रास महाजन सभा के साथ एसोसिएटेड थे। और पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी एसोसिएशंस बनी, जैसे लाहौर इंडियन एसोसिएशन, इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन। इन सभी एसोसिएशंस का कल्बिनेशन क्या था, अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो बैकग्राउंड हमें समझ आ गई फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की क्या है, कि देयर वर सर्टेन फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। उन्हीं फैक्टर्स की वजह से एक्चुअली हुआ क्या, काफ़ी सारी एसोसिएशंस बननी स्टार्ट हुई। पहले रीजनल लेवल पे बन रही हैं, कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ। तो नाउ विल बी मूविंग टू दैट टॉपिक। Now that you have studied the factors that were responsible for the rise of modern nationalism in India, तो इन्हीं factors की culmination थी the birth of Indian National Congress। इन factors में से जो 2 सबसे ज़्यादा important factors थे वो थे the regional political associations की formation और दूसरा था Ilbert Bill controversy। हमने देखा कि different parts of India में regional political associations का birth हो रहा था, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये एसोसिएशन इनके जो लीडर्स थे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसका लॉजिकल कल्मिनेशन था कि एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनेगी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने हमारे मेथड्स डिसाइड किए, हमारे मेथड्स को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि हमें ये शिक्षा मिली, हमें ये लेसन मिला इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी डिमांड्स, जेन्युइन डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स मान लेगी। तो इसका कल्मिनेशन था रिकॉग्निशन ऑफ नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फुलफिल्ड by formation of Indian National Congress।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बर्थ के कंटेक्स्ट में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जा सकती है, मेंस में भी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जा सकती है, यूपीएससी में भी एंड पीपीएससी में भी। कब हुआ इसका फर्स्ट सेशन? दिसंबर 1885 में। एंड उसके बाद एक ट्रेंड सा सेट हो गया, हम एनुअल सेशंस कंडक्ट किया करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। पहला सेशन दिसंबर 1885 में हुआ बॉम्बे में। ओरिजिनली ये सेशन पूना में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट सिटी वहाँ पर कुछ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हो गए थे एंड द सेशन वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स and who was the first president of this session? W.C. Banerjee, Vyomesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress, December 1885 में। इस सेशन के कंटेक्स्ट में जो एक फैक्ट है जिसने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है वो है कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर A.O. ह्यूम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इससे कंट्रोवर्सी क्या जनरेट हुई? What is the controversy regarding the birth of Congress? तो इसी फैक्ट से A.O. ह्यूम की एसोसिएशन से आता है सेफ्टी वॉल थ्योरी। क्या है ये सेफ्टी वॉल थ्योरी? कि कांग्रेस ब्रिटिश द्वारा ही बनाई गई, ब्रिटिश द्वारा ही प्रमोट की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन को एड किया है कि कहीं इंडिया के लोग कोई वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ना कर दें, रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो कहते हैं कि हमें जी एक मॉडरेट सी ऑर्गेनाइजेशन बना देती हैं जिसमें लाइक एजुकेटेड इंडियंस होंगे, वो तमीज़ से बिहेव करेंगे, तमीज़ से अपनी डिमांड्स हमारे सामने रखेंगे एंड इंडियन लोगों को एक वेंट मिलता रहेगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का। तो ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। A.O. Hume in his official capacity gets some secret reports। थ्योरी जिन्होंने दी है वो कहते हैं कि A.O. ह्यूम क्योंकि रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, तो जब ये सर्विंग ऑफिसर थे तब इन्हें कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स के बारे में पता चला। इन रिपोर्ट्स का क्या था इन रिपोर्ट्स में कि इंडियंस में सीदिंग डिसकंटेंट है, कि इंडियंस में बहुत डिसकंटेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड ये डिसकंटेंट हो सकता है कि वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की फॉर्म में इंडियंस एक्सप्रेस करें, रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा इंसिडेंट दोबारा हो जाए। तो वो क्या करता है, लॉर्ड डफरिन वाइस रॉय से मिलता है एंड दोनों कंस्पायर करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, मॉडरेट पॉलिटिकल एसोसिएशन बना देते हैं। इससे पर्पस क्या सर्व होगा? एक तो मॉडरेट एजुकेटेड इंडियंस को हम सपोर्ट को ऑप्ट कर लेंगे, उनकी हम सपोर्ट हासिल कर लेंगे एंड उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा टू वेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल फीलिंग्स। एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। वो जो हमने कंजर्वेटिज्म सेट इन हो गया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 की, हमने अपने आप को बिल्कुल अलूफ करके रख लिया है, इंडियंस के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही है, तो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। पर्पस क्या सर्व होगा उससे कि एक वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सेफ्टी वॉल थ्योरी की अजम्पशंस है। ऐसा एक्चुअली था या नहीं था, इस क्वेश्चन के ऊपर हम डिबेट करेंगे आगे जाके। सेफ्टी वॉल थ्योरी में लाइक ये बोला जाता है कि ये एक वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड ब्रिटिश ने खुद ही बनाई है एंड वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन ने ब्लेसिंग्स दी हैं कांग्रेस को फॉर्म होने के लिए। A.O. ह्यूम को ऐसा बोला कि जा तू जाके कर ले, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन इसी सेफ्टी वॉल थ्योरी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पैदा हो गई। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, जो कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं, मिडिल क्लासेस को अपोज करते हैं, पेजेंट्स एंड वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि कांग्रेस तो शुरू से ही एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटिश ने तो ये कॉन्स्पिरेसी की है कि एक वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ना हो, इसलिए हम एक मॉडरेट एसोसिएशन बना देते हैं। हमारे जो मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, मॉडरेट एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लासेस हैं, वो भी तो पार्टी हैं इस कॉन्स्पिरेसी में। ब्रिटिश ने वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ना हो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बना दी। हमारे जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं वो पावर को हमेशा अपने हाथों में रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे इंडिया के आम लोग कोई से वायलेंट विद्रोह कर दें, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ले आएं।
इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने भी ब्रिटिश का साथ दिया एंड एक मॉडरेट सी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, इनका जो एनालिसिस है अभी हम करेंगे। पहले हमें थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, नॉट ओनली ब्रिटिश बट ऑल्सो बाय द इंडियन बुर्जुआ लीडर्स। बुर्जुआ हम टर्म यूज करते हैं मिडिल क्लासेस के लिए। Indian bourgeois leaders were also party to this conspiracy because they wanted to retain the power in their own hands. They did not want that the power should be transferred to the masses. ऐसा conspiracy theory में बोला जाता है। Safety wall theory, अगर हम इसे अब एनालाइज करेंगे किस हद तक ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड सेफ्टी वॉल थ्योरी सही हैं, तो इसके बेसिक अगर हम पोस्टुलेट्स को देखें कि एओ ह्यूम को इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स मिलती हैं। उन रिपोर्ट्स की वजह से, मतलब उन रिपोर्ट्स में उसे पता चलता है कि इंडियंस में सीडिंग डिसकंटेंट है। पहली बात तो ये अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, कहीं एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। 1757 में कंपनी ने जो फैसले लिए उसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। 1650 में कंपनी ने जो फैसले लिए उसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। 1913 में कंपनी ने जो फैसले, ब्रिटिश सरकार ने जो फैसले लिए उसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब से कंपनी इंडिया आई है एंड जब तक ब्रिटिश इंडिया रहे हैं तब तक जो भी ऑफिशियल डिसीजंस लिए गए हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह थी, वो सारी उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। इन सीक्रेट रिकॉर्ड्स का कोई अवेलेबल ही नहीं है, ये ना इंडिया में अवेलेबल है ना इंग्लैंड में अवेलेबल है। ये कहीं तो ये रिपोर्ट्स रखी होंगी, लेकिन नो सच रिपोर्ट्स हैव बीन फाउंड नाइदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड। फिर भाई अब एक बेसिक सी डिस्क्रिपेंसी और भी है। 1878 में इसे कुछ रिपोर्ट्स मिली जिसमें इसे पता चला भी इंडियंस तो बस विद्रोह करने ही वाले हैं, वॉयलेंट रेवोल्यूशन करने ही वाले हैं। वो 8 साल किसका इंतज़ार करता रहा, 7 साल वो किसका इंतज़ार करता रहा कि अच्छा लॉर्ड डफरिन नया वाइसरॉय आएगा तो उसको मैं जाके बोलूँगा कि एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होने वाली है एंड हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें। अगर इमीडिएट सीडिंग डिसकंटेंट था, अगर इंडिया के लोग विद्रोह करने ही वाले थे 1878 में अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, तो फिर 7 साल का इंतजार क्यों किया एओ ह्यूम ने? तभी उसे बता देना चाहिए था अपनी सरकार को कि हम जी कोई बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो 7 साल के बाद जागता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। दूसरी डिस्क्रिपेंसी क्या है थ्योरी में? अब एओ ह्यूम रेवेन्यू सेक्रेटरी था। सीक्रेट रिपोर्ट्स कौन बनाता है? पुलिस डिपार्टमेंट, सीआईडी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अब पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस जो है, सीआईडी जो है या इंटेलिजेंस जो है वो होम डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है। अब रेवेन्यू सेक्रेटरी को होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स कहाँ से मिल रही हैं? ये भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इसमें झोल है थोड़ा सा थ्योरी में। चलो इसको अगर हम इग्नोर भी करते हैं, भाई उनकी आपस में बातचीत होगी, रेवेन्यू सेक्रेटरी की होम सेक्रेटरी से दोस्ती होगी, उसने ले लिए होंगे। आगे देखते हैं और क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं। रियल सोर्स ऑफ द रिपोर्ट, ये जो थ्योरी है सेफ्टी वॉल थ्योरी आई ही कहाँ से है? 1913 में एओ ह्यूम के फ्रेंड होते हैं विलियम वेडनबर्न। ये भी एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर होते हैं, इसके कलीग भी होते हैं एओ ह्यूम के। 1913 में विलियम वेडनबर्न एओ ह्यूम की बायोग्राफी छापते हैं। उस बायोग्राफी में इन रिपोर्ट्स का मेंशन है एंड इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हमने सेफ्टी वॉल थ्योरी बना दी, हिस्टोरियंस ने सेफ्टी वॉल थ्योरी बना दी। अब अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट मेंशन वाज इन दी विलियम वेडनबर्न्स बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम दैट वाज पब्लिश्ड इन 1913। इस बायोग्राफी में ये रिपोर्ट्स कहाँ मेंशन्ड है? चैप्टर था इंडियन रिलीजियस लीडर्स। विलियम वेडनबर्न बताना क्या चाहते थे? विलियम वेडनबर्न बताना तो ये चाहते थे कि एओ ह्यूम इंडियन रिलीजियस लीडर से काफ़ी इम्प्रेस था। जो इंडिया के साधु बाबा महाराज होते हैं उनसे काफ़ी ये इम्प्रेस था एंड उनको जाके उनके आश्रम उश्रम ये विजिट करता होता था। एंड एओ ह्यूम को ऐसा लगता था कि इन साधु महाराज बाबाओं के पास कुछ जादुई ताकतें होती हैं, ये ऐसे आंखें बंद करके बता देते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत गहरा संकट आने वाला है, अगर तू बच सकता है तो बच ले, इसके लिए ये उपाय करना पड़ेगा, ये उपाय करना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एओ ह्यूम बाबाओं के चक्कर में फंस गया हुआ था।
इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है विलियम वेडनबर्न अपने चैप्टर में इंडियन रिलीजियस लीडर्स। इसी चैप्टर में इन रिपोर्ट्स का फर्स्ट मेंशन है कि वो हमें बताता है कि ए.ओ. ह्यूम को ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिली हैं, इन साधु महाराज बाबाओं से, महात्माओं से ए.ओ. ह्यूम को ये रिपोर्ट्स मिली हैं। कोई सरकारी रिपोर्ट्स नहीं थी, ऑफिशियल रिपोर्ट्स होएंगी तो ऑफिशियल लाइक रिकॉर्ड्स में मिलेंगी। इंडिया में मिली नहीं है, लंदन में मिली हैं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भाई। ये साधु बाबाओं ने ऐसे उसे बोला था कि बेटा हम तुझे बता रहे हैं, हमने अपनी अंतर की आंखों से देखा है कि इंडिया में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, अगर तू अपनी सरकार को बचा सकता है तो बचा ले। तो दिस वॉज द रियल सोर्स ऑफ द रिपोर्ट्स, एंड हमने इस जल्दी से सोर्स के बेसिस पे इतनी बड़ी थ्योरी बना दी है, सेफ्टी वॉल थ्योरी। फिर एक और एस्पेक्ट भी है थ्योरी में, वो कहते हैं कि ए.ओ. ह्यूम लॉर्ड डफरिन से मिला था एंड लॉर्ड डफरिन ने ब्लेसिंग्स दी अपनी। लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को बोला कि जा तू अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दे, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। लॉर्ड डफरिन के प्राइवेट पेपर्स, लॉर्ड डफरिन की डायरीज वगैरह जो अपने फ्रेंड्स को उन्होंने चिट्ठियाँ वगैरह लिखी, जब उन पेपर्स को हमने एनालाइज किया, हिस्टोरियंस ने एनालाइज किया, तो पता चला कि लॉर्ड डफरिन वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ए.ओ. ह्यूम वाज सेइंग। उन्होंने कहा कि यार तू क्या बकवास बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में। रादर ही डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ ए.ओ. ह्यूम, एंड वो तो इतना सस्पिशियस था लॉर्ड डफरिन रिगार्डिंग ए.ओ. ह्यूम सजेशन कि हम एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लेते हैं। एंड ए.ओ. ह्यूम ने बोला कि भाई बॉम्बे में हम सेशन करवाएंगे, मराठा पहले पूना में करवाना था, वहाँ सेशन करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। वो लॉर्ड री को फ़ोन करते हैं, फ़ोन मतलब के टेलीग्राम भेजते हैं, इन्फॉर्म करते हैं उन्हें कि अपना एक बंदा ए.ओ. ह्यूम मेरे पास आया था, वो ऐसी बातें कर रहा था कि हम एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बना देते हैं, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा। मेरे को तो उसकी कोई बात जमी नहीं है, अगर तेरे को जमती है तो देख ले, लेकिन वो मेरे को बता रहा था कि बॉम्बे में कोई मीटिंग होने वाली है, तो तू उस मीटिंग के ऊपर नज़र रखियो। तो दिस कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे लॉर्ड री। तो इन बातों से तो नहीं लगता कि लॉर्ड डफरिन वॉज इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। रादर 3 साल बाद 1888 में लॉर्ड डफरिन पब्लिकली कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं कि कांग्रेस अपने आप को ऑल इंडिया एसोसिएशन का दर्जा दे रही है। रादर कांग्रेस को पता होना चाहिए दैट इट ओनली रिप्रेजेंट अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडियंस, कि एजुकेटेड इंडियंस ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उन्हें ही पता है कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं। वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें, किसान क्या चाहते हैं, आर्टिसंस क्या चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या चाहते हैं, ये कांग्रेस को नहीं पता है। रादर कांग्रेस इज सिंपली इट सिंपली रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडियंस। तो लॉर्ड डफरिन वॉज क्वाइट डिसमिसिव ऑफ कांग्रेस एंड इट्स एक्टिविटीज़। तो ये सारी जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है सब फालतू की बातें हैं। इसकी रियल एक्सप्लेनेशन क्या है कि वाई कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, उसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस का ऑलरेडी बर्थ हो रहा था। उसकी एक नेचुरल कल्मिनेशन थी, एक नेचुरल रियलाइजेशन थी कि हम एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह के स्टेप्स उठाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की अप्रोच रखेगी, ये ऑलरेडी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से हमें पता चल गया था। तो ऑलरेडी इंडियंस खुद भी कुछ एफर्ट्स कर रहे थे इस डायरेक्शन में। जैसे हमने देखा कि इंडियन एसोसिएशन बनाई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ये इंडियन एसोसिएशन मैंने आपको बताया कि लाइक ये इसका नाम बंगाल एसोसिएशन नहीं था, इंडियन एसोसिएशन था। ये एस्पिरेशंस रखती थी और एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। रादर इसने खुद, मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करवाई थी 1883 में, कि डिफरेंट लीडर्स ऑफ इंडिया को बुला के एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई। सवाल उठता है कि हम इसी आइडिया को आगे क्यों नहीं लेके गए? वाई एसोसिएट विद ह्यूम इन फर्स्ट प्लेस? हमें ए.ओ. ह्यूम की हेल्प लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ए.ओ. ह्यूम सबसे पहले तो पर्सनली ही वॉज अ पर्सन ऑफ लिबरल पॉलिटिकल ओपिनियंस। ही वॉज सिंपैथाइजिंग विद द इंडियंस ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियंस। वो चाहता था कि इंडियंस को किसी तरह से, इंडियंस के एफर्ट्स को किसी तरह से चैनलाइज करके ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए एंड इनकी डिमांड्स को एड्रेस किया जाए, जेन्युइन डिमांड्स को एड्रेस किया जाए। तो वो लिबरल पॉलिटिकल ओपिनियन रखता था खुद। फिर उसकी सुपरा रीजनल आइडेंटिटी, एक बेसिक प्रॉब्लम थी इंडियंस की।
ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियंस अपने आप को, जो डिफरेंट रीजन्स के लीडर्स हैं, वो अपने आप को बाकी रीजन्स के लीडर से अलग समझते हैं। एक हिचकिचाहट सी होती है अगर एक पंजाबी लीडर को एक लाइक तमिल लीडर के साथ इंटरेक्शंस करनी हो, कॉमन ग्राउंड अचीव करना हो। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। उस टाइम में एक पंजाब के लीडर को एक मद्रास के लीडर के साथ इंटरेक्ट करने में एक हिचकिचाहट सी थी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी थी, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लाइक पॉलिटिकली भी वो इतने ज़्यादा श्योर नहीं थे कि यार इनके साथ हमें अलायंस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। एओ ह्यूम की सुपरा रीजनल आइडेंटिटी थी। पंजाब के लीडर भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मद्रास के लीडर्स भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बंगाल के लीडर्स भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड बॉम्बे के लीडर्स भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड एओ ह्यूम लाइक टूर करता है कंट्री का, वो सभी लीडर्स को कन्विंस करवाने की कोशिश करता है कि यार जैसे पंजाब आया तो उसने बोला कि यार मैं अभी कलकत्ता जाके आया हूँ। बंगाल के लीडर्स भी उसी तरह की एस्पिरेशंस रखते हैं जैसी तुम लोग एस्पिरेशंस रखते हो। बंगाल के लीडर्स भी वही डिमांड्स करना चाहते हैं सरकार से जो तुम कर रहे हो। तो तुम सब लोग यूनाइट क्यों नहीं हो जाते, तुम सब लोग एक कॉमन एसोसिएशन क्यों नहीं बना लेते। सो कांग्रेस ने क्या किया, जो इंडिया के रीजनल लीडर्स थे जो एक खुद से भी एसोसिएशन बनाना चाहते थे, ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एओ ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे कि अगर ब्रिटिश इंडियन सरकार हमें सप्रेस करने की कोशिश करेगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई हम थोड़ी बना रहे थे, ये जो एसोसिएशन जिसे आप सप्रेस कर रहे हो ये तो तुम्हारे ही एक बंदे ने बनाई है, एंड तुम्हारा एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था, उसकी एफर्ट से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसने हमें गाइड किया था कि तुम ऐसी एक्टिविटीज़ कर लिया करो, तुम ये डिमांड्स रख दिया करो, इस तरह से डिमांड्स रख दिया करो। हम तो वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो लाइक देयर इज़ नथिंग एंटी गवर्नमेंट दैट वी आर इंडल्जिंग इन। तो इंडियन लीडर्स दे wanted to use एओ ह्यूम एज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर समझते हैं ना हम, कि एक बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है कि अगर बिजली गिरेगी तो वो सारा का सारा जो उसका करंट है वो अर्थिंग कर देता है, उसकी अर्थ में भेज देता है, सो दैट द बिल्डिंग इज सिक्योर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। तो एओ ह्यूम को हम लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे। सरकार का सारा जितना भी रैथ होगा वो हम एओ ह्यूम की तरफ डायरेक्ट कर देंगे, इससे बात कर लो, हमें कुछ नहीं पता। तो दिस वॉज द रीज़न वाई कांग्रेस लीडर्स एसोसिएटेड विद एओ ह्यूम। अल्टीमेटली जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन ये है कि देयर हैड बीन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द पोस्ट 1857 फेज दैट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ रीजनल एसोसिएशंस। उसके फैक्टर्स हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखे, एंड उसका कल्मिनेशन था द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ऑल इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद कांग्रेस ने किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की, किस तरह के उन्होंने अप्रोचेस अडॉप्ट की, किस तरह के उनके मेथड्स थे, एंड क्या उनकी डिमांड्स थी, किस हद तक वो सक्सेसफुल हुए, ये सब हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।